स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें भारत में इन्फ्लेशन को प्रभावित करने वाले सप्लाई एंड डिमांड साइड फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। आमतौर पर कीमतों में बढ़ोतरी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे समय के साथ घटती क्रय शक्ति यानी डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। किसी खास समय सीमा में जिस दर से क्रय शक्ति घटती है उसे सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों के संदर्भ में देखा जा सकता है। कीमतों में होने वाली वृद्धि को प्रायः प्रतिशत में देखा जाता है और इसका मतलब होता है कि किसी करेंसी से पहले की तुलना में अब कम चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। इन्फ्लेशन दो तरह के हो सकते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब वस्तुओं की कीमतों में लेबर, पूंजी, जमीन या दूसरी वजहों से होने वाली बढ़ोतरी से है, जब कंपनियां पूरी क्षमता से उत्पादन कर रही होती हैं। किसी खास कीमत पर किसी अर्थव्यवस्था में कुल वस्तुओं और सेवाओं के टोटल वॉल्यूम को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं और इस सप्लाई में कमी जब प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने के कारण होती है तो इसके परिणाम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रूप में सामने आते हैं। उदाहरण के लिए वेजिटेबल्स, ऑयल्स, फैट्स, मिल्क, एग्स, पल्सेस और शुगर जैसी चीज़ें अक्सर सप्लाई से संबंधित चुनौतियों को झेलती रहती हैं। वहीं जब इन्फ्लेशन डिमांड के कारण होती है तो इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी जब किसी चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा हो जाए और इसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगे। मैक्रो इकोनॉमी में इसे 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है: हाउसहोल्ड्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और फॉरेन बायर्स। सरकार के खर्च में बढ़ोतरी और लोकल एक्सचेंज रेट्स में डेप्रिसिएशन होने पर मांग बढ़ सकती है और इस तरह कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। लोकल एक्सचेंज रेट्स में डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट की कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि एक्सपोर्ट की कीमतें घट जाती हैं। नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और हेल्थ रिलेटेड गुड्स इन डिमांड साइड फैक्टर्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एक तरह से इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है क्योंकि ये बढ़ती हुई मांग को प्रदर्शित करती है, लेकिन इन्फ्लेशन बेरोजगारी को भी बढ़ाने वाली हो सकती है क्योंकि महंगाई की वजह से काम करने वालों के वेतन में बढ़ोतरी करनी पड़ती है और इस कारण कंपनियों को अपने यहाँ छंटनी करनी पड़ती है। इन्फ्लेशन क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को भी प्रभावित करती है। इन्फ्लेशन के कारण संपत्ति का महत्व कम हो जाता है। इन्फ्लेशन से किसी भी देश की करेंसी बहुत कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर करेंसी के कारण आयात महंगे हो जाते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार पर इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? मौद्रिक नीति के टूल्स और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसमें पहले बात इंटरेस्ट रेट्स की करें तो केंद्रीय बैंक यानी भारत में आरबीआई के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर कर्ज लेने और खर्च को कम किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी स्थिरता आती है और महंगाई से कुछ राहत मिलती है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए भी इसे कंट्रोल करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद बिक्री करके। सिक्योरिटीज़ की बिक्री से बाजार में करेंसी कम होगी और सिक्योरिटीज़ खरीदने से बाजार में करेंसी बढ़ेगी। फिस्कल पॉलिसी के जरिए भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी में सरकारी खर्च को घटाना और टैक्स नीतियों में बदलाव शामिल होता है। टैक्स ज़्यादा होगा तो इससे बचत और खर्च में कमी होगी, इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ा धीमापन आता है। इसके अलावा सप्लाई साइड पॉलिसीज़ में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स और लेबर मार्केट रिफॉर्म्स आते हैं। अगर एक्सचेंज रेट स्थिर है तो इससे भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है क्योंकि इससे इंपोर्टेड गुड्स की कीमतें प्रभावित होती हैं। करेंसी अगर मजबूत है तो आयात सस्ता होगा और इससे भी इन्फ्लेशन से निपटने में मदद मिलती है। यहाँ एक टर्म और आता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। दरअसल केंद्रीय बैंक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन टारगेट सेट करते हैं और इसे हासिल करने के लिए मौद्रिक नीति को एडजस्ट करते हैं। इससे पारदर्शिता आती है और ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस कड़ी में अंतिम बात आती है मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसीज़ की। इन नीतियों में फाइनेंशियल सिस्टम में आने वाले खतरों से निपटने की रणनीति बनाई जाती है। इन नीतियों में क्रेडिट ग्रोथ की लिमिट्स को सेट करना या वित्तीय संस्थानों को रिस्क लेने से रोकने के लिए रेगुलेशंस लगाना शामिल होता है। देखा जाए तो इन्फ्लेशन एक बहुआयामी या बहुरूपी आर्थिक परिघटना होती है जो लोगों की क्रय शक्ति, निवेश निर्णयों,
इंटरेस्ट रेट्स और इंटरनेशनल ट्रेड के डायनेमिक्स को प्रभावित करती है। हालांकि मॉडरेट इन्फ्लेशन को नॉर्मल फीचर माना जाता है और ये स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी है, लेकिन इसमें होने वाले अत्यधिक उतार चढ़ाव तमाम चुनौतियों और दिक्कतों को भी जन्म देते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।